हेलो फ्रेंड्स, जया क्लासेस चैनल में आपका स्वागत है। जया क्लासेस चैनल के माध्यम से इस समय आप पढ़ रहे हैं भारत का इतिहास और भारत के इतिहास से संबंधित कुछ प्रश्न आज हम आपको सॉल्व कराएंगे, जो कहीं ना कहीं परीक्षाओं में पूछे गए हैं या परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए, ये सारे क्वेश्चन जो भी आज के वीडियो में लिए गए हैं, ये सारे क्वेश्चन परीक्षाओं में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, तो इसलिए सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप ध्यान से अगर देखेंगे तो आपको खुद ही लगेगा कि वास्तव में सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं। तो चलिए हम देखते हैं आज के वीडियो के इस पहले क्वेश्चन को। हमारा पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले सहायक संधि को किसने स्वीकार किया? तो देखिए, सहायक संधि जब दिमाग में आए तो तुरंत आपको दिमाग में आना चाहिए लॉर्ड वेलेजली। ये अंग्रेज जो थे वास्तव में बहुत ज्यादा चालाक थे और ये देखा करते थे कि हिंदुस्तान में जो शासक हैं अलग अलग राज्यों के, ये आपस में लड़ा करते थे और इनमें एकजुटता नहीं होती थी, जिसके कारण इन्होंने क्या किया, हिंदुस्तान के शासकों को आपस में लड़ाकर स्वयं उसका लाभ उठाया और इन्होंने इसी कड़ी में एक सहायक संधि प्रणाली इन्होंने अपनाई, जिसमें इनका ये कहना था कि जो हमारे इस सहायक संधि को अपनाता है हम उसकी सहायता करेंगे। युद्ध में अन्य राज्य से लड़ाई अगर उसे करनी है तो हम युद्ध में सहायता करेंगे और उसके शासन प्रशासन संचालन में सहायता करेंगे, लेकिन कुछ शर्तें थी इनकी। उसके अंतर्गत ये जो बाहरी देशों से व्यापार का कुछ मामला था, इसकी पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेते थे और कुछ सुरक्षा की दृष्टि से ये आपकी सहायता करते थे, ऐसा इनका कहना था। तो इस तरह से बहुत सारी बातें थी, जो काम की चीजें होती थी उसको अपने कब्जे में, और जो बेकार का काम होता था ज्यादा जिम्मेदारी वाला, उसको जो है शासकों को सौंप देते थे। तो ये सहायक संधि प्रणाली के अंतर्गत इनका ये मानना था कि हम धीरे धीरे एक दूसरे को लड़ाकर, एक की सहायता करके दूसरे को हराकर हम धीरे धीरे पूरे भारत पर अपना क्या करेंगे, अधिकार कर लेंगे। तो बस इसी उद्देश्य से इन्होंने सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया। और इसमें आपका जो क्वेश्चन है, सबसे पहले सहायक संधि को किसने स्वीकार किया, तो हमारे ऑप्शन में है निजाम, सिंधिया, अवध, तंजौर। तो इन सब ने किया, लेकिन सबसे पहले किसने स्वीकारा? निजाम थे हैदराबाद के। तो हैदराबाद के निजामों में क्या किया, सितंबर 1798 से 1800 के बीच में इन्होंने क्या किया, सहायक संधि को स्वीकार किया। तो सहायक संधि को स्वीकार करने वाले जो सबसे पहले शासक हैं वो कहां के हैं? हैदराबाद के। और निजाम, ऑप्शन में आपको हैदराबाद के निजाम दिया जा सकता है या हैदराबाद राज्य दिया जा सकता है। तो यहां निजाम दिया है तो आप निजाम पर टिक करेंगे। लेकिन जो सिंधिया थे ये भी बहुत चालाक थे, ये चापलूसी किया करते थे और अन्य राज्यों को समझा बुझाकर कहा करते थे कि आप जो है इनसे मिल जाइए, अंग्रेजों से, यही ठीक रहेगा। तो सिंधिया ने भी स्वीकार किया। तो देखिए, सबसे पहले हैदराबाद के निजामों ने, उसके बाद फिर मैसूर और अवध, पेशवा, बराड़, भोसले, सिंधिया, जोधपुर। तो इस प्रकार से आपके जयपुर, मछेरी, बूंदी, भरतपुर इत्यादि अन्य राज्यों ने जो स्वीकारा बाद में, वो सब इसी डर से स्वीकार कर लिया करते थे कि कहीं मुझसे अंग्रेज न लड़े, और अगर हम इनकी सहायक संधि को स्वीकार कर लेते हैं तो ये अन्य लोगों से लड़ने में हमारी मदद भी करेंगे और हमारा काम भी चलता रहेगा। तो बस यही इनकी प्रक्रिया थी और इसमें सबसे पहले निजामों ने, जो हैदराबाद के थे और ये बहुत मजबूत भी थे, लेकिन इन्होंने सहायक संधि को सबसे पहले स्वीकार किया। तो ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, हमारी इस शिक्षा प्रणाली से लोग रंग और जाति से तो भारतीय रहेंगे किंतु मानसिक रूप से अंग्रेज। ये भी बहुत बड़ी चाल थी इनकी और
इसमें इनकी सोच ये थी कि हम अगर भारतीय लोगों को अंग्रेजी शिक्षा दें, अंग्रेजी उनको पढ़ाएं, तो क्या होगा कि भारतीय लोग जब अंग्रेजी पढ़ लेंगे तो हमारे कामकाज में हमारी मदद करेंगे और उच्च पदों पर हम स्वयं आसीन रहेंगे, मीन्स अंग्रेजों को रखेंगे, और इन भारतीयों को जो अंग्रेजी शिक्षा ग्रहण कर लेंगे इनको क्या करेंगे, निम्न पदों पर रख देंगे अपनी मदद के लिए। तो इससे हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि क्षेत्र फैलता जा रहा है तो लोगों की जरूरत ज्यादा पड़ेगी। तो इनके दिमाग में ये बात आई। इन्होंने क्या किया, तो उस समय जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, इन्हीं के कार्यकारिणी परिषद के सदस्य थे, जिन्होंने 2 फरवरी 1835 को, कौन थे, लॉर्ड मैकाले, इन्होंने क्या किया, एक महत्वपूर्ण स्मरण पत्र अपना मिनट नाम से इन्होंने क्या किया, एक स्मरण पत्र अपना प्रस्तुत किया। और उसमें मैकाले ने क्या कहा अपने इस पत्र में, इसमें देखिए यूरोपीय पुनर्जागरण का उल्लेख भी इसने किया और इसका यह कहना था कि पुरुषों की एक ऐसी श्रेणी उत्पन्न की जानी चाहिए जो क्या हो, रक्त और रंग से तो भारतीय हों, क्योंकि हम उनका रक्त और रंग तो नहीं बदल पाएंगे, अगर वे काले हैं तो हम उनको गोरे नहीं कर पाएंगे, तो इस हिसाब से तो वो भारतीय रहेंगे, लेकिन जो उनको हम शिक्षा देंगे मीन्स अंग्रेजी शिक्षा, इस शिक्षा से क्या होगा, उनकी प्रवृत्ति बदलेगी, विचार बदलेगा, नैतिक मानदंड और प्रज्ञा में परिवर्तन होगा, जिससे क्या होगा, वे ब्राउन रंग के अंग्रेज बन जाएंगे। और यही ब्राउन रंग के अंग्रेज वो बनाना चाहता था, जिससे क्या हो कि इनसे अपने कामकाज में वो निम्न पदों पर इनको बैठाकर अपने कामकाज को आसान कर सके। तो इसी के अंतर्गत ऑप्शन नंबर बी जो हमारा लॉर्ड मैकाले, ये आपका ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन के लिए। और क्वेश्चन हमारा था, हमारी इस शिक्षा प्रणाली में लोग रंग और जाति से जो भारतीय रहें किंतु मानसिक रूप से अंग्रेज हों, ऐसा कथन किसका था, तो लॉर्ड मैकाले का था। और इसका जो स्मरण पत्र था मिनट, इसको भी आपको याद रखना, ये भी परीक्षा में पूछा जाता है। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासन काल में ये थे, इसका भी ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन के लिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, चोल साम्राज्य स्थापित था कलिंग पर, विजयनगर के अवशेष पर, बहमनी साम्राज्य के अवशेष पर, कोरोमंडल के तट पर। तो देखिए चोल को आप, जब चोल आपके दिमाग में आए तो तुरंत आपको आना चाहिए चोलोमंडल, चोल से आप जोड़ेंगे चोलोमंडल, जिसको कोरोमंडल कहा जाता है। तो कोरोमंडल के तट पर इनका जो है साम्राज्य स्थापित था। ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है एनी बेसेंट। ये देखिए आपको संबंध जोड़ना है, तो जो पहला ऑप्शन है एनी बेसेंट, महात्मा गांधी है दूसरा ऑप्शन, और थर्ड ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, चौथे हैं लाला हरदयाल। ये किनसे संबंधित हैं, आपको इनसे संबंध जोड़कर बताना है। तो देखिए लाला हरदयाल जी गदर पार्टी के संस्थापक हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, अक्सर परीक्षा में पूछा भी जाता है। तो लाला हरदयाल मीन्स गदर पार्टी। और ऑप्शन नंबर डी के साथ यहां देखिए नंबरिंग होना चाहिए था, जो मिसप्रिंट हो गया है, नंबरिंग नहीं हुआ है, यहां 1 होगा और इसमें 2, यहां 3 और ये होगा 4। तो डी ऑप्शन जो है 4 से रिलेटेड है, गदर पार्टी से, ये बिल्कुल राइट है। और डी ऑप्शन 4 से अगर हम देखते हैं तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी, डी, इन दोनों में आपको दिखाई दे रहा है डी को 4 से रिलेट किया गया, तो ये तो है ही सही। इसके बाद देखते हैं, अगर सुभाष चंद्र बोस की बात करें तो सुभाष चंद्र बोस मीन्स फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। लाला हरदयाल जी गदर पार्टी और सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक। तो सी का जो है 1 और सी का 1 देखेंगे हम तो ऑप्शन नंबर ए में हमें मिल रहा है। ये फिर 3 में देखिए यहां क्या है, सी, डी में जो है सी के साथ थर्ड को जोड़ा गया है, तो यहीं पर परिवर्तन हो गया। इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन है इस क्वेश्चन के लिए। लेकिन और भी आप समझ लें, महात्मा गांधी से रिलेटेड है क्या, खिलाफत आंदोलन, तो ये इसके सीध में ही है, ठीक है। और एनी बेसेंट से संबंधित है होम रूल लीग,
तो आप देखेंगे इस तरह से ये अलग अलग क्वेश्चन के रूप में भी पूछे जाते हैं कि गदर पार्टी के संस्थापक कौन है, या फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक किसको माना जाता है, या खिलाफत आंदोलन से संबंधित कौन है, ऑप्शन दे दिए जाते हैं। तो इस तरह से जब आप इसको माइंड में हमेशा रखेंगे तो कहीं से भी किसी भी तरह के तरीके से इसको क्वेश्चन के रूप में पूछा जाएगा तो आप बता देंगे। ऑप्शन नंबर ए राइट है इस क्वेश्चन के लिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, बंगाल बिहार उड़ीसा पर द्वैत शासन किसके मस्तिष्क की उपज थी? द्वैत शासन की जो बात आए तो तुरंत आपको, पहली बात तो बंगाल बिहार उड़ीसा की ही जब बात आ जाए तो तुरंत आपको दो चीजें दिमाग में रखनी है। क्या? एक तो शाह आलम और दूसरा कौन? आपके रॉबर्ट क्लाइव। ये दो चीजें आप दिमाग में रखेंगे, क्योंकि बक्सर की विजय के बाद क्या हुआ, रॉबर्ट क्लाइव जो था भारत में अंग्रेजी प्रदेशों का मुख्य सेनापति था, और ये जो है, जो पहले जो मतलब इस युद्ध में तो मुख्य सेनापति था, लेकिन बाद में क्या हुआ, ये गवर्नर जनरल बन के आया। और गवर्नर जनरल बनने के बाद इसने क्या किया, शाह आलम से प्रांत, ये तीन प्रांत जो आप देख रहे हैं कौन कौन से, बंगाल बिहार और उड़ीसा, इन तीनों को उसने अपने कब्जे में लिया और द्वैत शासन इस पर लागू किया। और इसके अनुसार इसने क्या निश्चित किया, किससे? जो शासक थे उनसे, नवाब से, उनसे ये निश्चित किया कि निजामत का समस्त कार्यभार अर्थात सैनिक संरक्षण और विदेशी जो मामले थे ये पूर्णतया कंपनी के हाथों में होना चाहिए, और जो इसके अतिरिक्त जो कार्य हैं वो नवाब के हाथों में। ऐसा इन्होंने समझौता करके क्या किया, द्वैत शासन लागू किया। तो ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन होगा। बंगाल बिहार उड़ीसा पर द्वैत शासन का जो मामला था, या जो ये उपज थी, ये किसके मस्तिष्क की उपज थी? रॉबर्ट क्लाइव के। ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न आक्रमणकारियों के आने का सही क्रम बताइए। मतलब ये सब भारत में आए हैं, लेकिन इनका सही क्रम आपको बताना है कि पहले कौन आया, फिर उसके बाद कौन आया, और उसके बाद कौन आया। तो देखिए, मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी। और भाई देखिए, ऑप्शन तो आपका यही सही है, ऑप्शन नंबर ए ही, लेकिन आप जरा समझ लें कि सबसे पहले कौन आया, मोहम्मद बिन कासिम। कब आए ये? 712 ईस्वी में इन्होंने आक्रमण किया भारत पर। तो सबसे पहले 712 ईस्वी में कौन आया? मोहम्मद बिन कासिम, इन्होंने भारत पर आक्रमण किया। और इसके बाद कौन आए? महमूद गजनवी। महमूद गजनवी ने 1000 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया। और लास्ट में आए मोहम्मद गोरी, इन्होंने क्या किया, भारत पर 17 बार इन्होंने आक्रमण किया, और 1175 में इन्होंने मतलब प्रथम आक्रमण किया भारत पर। तो आप देखेंगे 1192 में भी इन्होंने आक्रमण किया, और 1192 में कौन आया इनके साथ? इनकी सेना के साथ आए थे मोइनुद्दीन चिश्ती, जो क्या है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जो चिश्तिया संप्रदाय के भारत में संस्थापक माने जाते हैं। तो देखिए, मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, किसने कहा था कि 1857 का विद्रोह न तो प्रथम क्रांति थी, न संग्राम, और न ही प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन? तो देखिए, ये ऑप्शन दिए गए हैं आपको। ऑप्शन नंबर ए है ईश्वरी प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी है आरसी मजूमदार, ऑप्शन नंबर सी है सुरेंद्र नाथ सेन, और डी है एस बी चौधरी। इन चारों ऑप्शन में से आपको चूज करके बताना है कि किसने कहा था 1857 की जो क्रांति थी, या 1857 का जो विद्रोह था, न तो ये प्रथम क्रांति थी, और न संग्राम, और न ही प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। तो देखिए, ऑप्शन नंबर बी हमारा है आपका आरसी मजूमदार। इन्होंने कहा था, इन्होंने क्या कहा, 1857 का जो विद्रोह है इस पर इन्होंने विश्लेषण करके एक पुस्तक लिखी, सिपाही मिलिट्री एंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 में इन्होंने क्या लिखा कि ये जो है न तो कोई संग्राम है, और न कोई क्रांति है, और न ही ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। तो देखिए, ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन है इस क्वेश्चन के लिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, सही क्रम में आपको चूज करना है।
अब यहां भी वही बात है, गुरुद्वारा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन, कूका आंदोलन। तो अगर आप इन आंदोलनों के बारे में जानें कि ये आंदोलन कब कब हुए थे, तो आप इनको सही क्रम में बड़े आसानी से कर पाएंगे। तो देखिए, गुरुद्वारा आंदोलन जो हुआ वो 1919 और 1920 में, मीन्स 1919 और 20 में। और असहयोग आंदोलन की बात करें तो ये 1920 में शुरू हुआ और 22 में ये खत्म हो गया। तो 1920 से 22 तक। अब इसके सॉरी, मैंने देखिए गलत बता दिया, ठीक, इसको ये कर लीजिए आप। असहयोग आंदोलन बताया मैंने सही, लेकिन मैंने गलत जगह लिख दिया। तो भारत छोड़ो आंदोलन की बात आती है तो भारत छोड़ो का आप जब आपके दिमाग में आए तो आप समझिए कि ये तो लास्ट का काम था ना। भारत छोड़ने की जब बात आई तो ये लास्ट में हुआ। तो लास्ट का मतलब हमारा देश जो है आजाद हुआ 1947 में, और उसी के पहले की बात है ये। तो देश आजाद हुआ 1947 में, लेकिन ये जो है भारत छोड़ो आंदोलन हुआ कब हुआ? 1940 में। और इसके बाद हम देखते हैं चौथा है कूका आंदोलन। ये जो है 1840 का है, 1840 का। तो देख रहे हैं हम, सबसे पहले कूका आंदोलन ही हुआ, क्योंकि सब 1900 या 1900 के बाद के हैं। तो ये 1840 का है। तो कूका आंदोलन सबसे पहले, मीन्स ऑप्शन नंबर 4 जो है वो पहला ऑप्शन होगा। तो देखें ये ऑप्शन नंबर 4 कहां है? पहले डी में है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा कि कूका आंदोलन सबसे पहले हुआ, और इसके बाद फिर अब डी में अब देखेंगे तो पहले जो है कूका आंदोलन, फिर पहला मीन्स क्या? गुरुद्वारा आंदोलन। तो गुरुद्वारा आंदोलन हुआ, और उसके बाद फिर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 3 असहयोग आंदोलन, और उसके बाद फिर भारत छोड़ो आंदोलन। तो ये आप समझ गए, ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन के लिए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। 1906 में कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। 1906 में दादा भाई नौरोजी जी थे। दादा भाई नौरोजी 1906 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, महात्मा गांधी, इसको भी सुमेल करना है आपको। और महात्मा गांधी सामने है, इंडिया विंस फ्रीडम, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अबुल कलाम आजाद, राम मनोहर लोहिया। इनको जो इनके सम्मुख दिए गए हैं, इन्हीं से इनको मिलान करना है और बताना है कि कौन किससे रिलेटेड है। तो देखिए, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की बात की जाए तो इनसे रिलेटेड कौन है? और महात्मा गांधी है ऊपर। तो सबसे पहले आप देखिए, ध्यान ये रखा करें, सबसे पहले जो आपको याद रहे आप उसको पहले ध्यान दिया करें। तो आपको महात्मा गांधी से संबंधित अगर याद है तो आप महात्मा गांधी से संबंधित, राम मनोहर लोहिया संबंधित पहले उसको, डॉक्टर राजेंद्र, मतलब जो है आपके दिमाग में सबसे पहले आप उसको टिक करें। क्योंकि कारण ये होता है, अगर आपने एक ऑप्शन अपना बिल्कुल राइट वाला टिक कर लिया तो हो सकता है कि किसी ऑप्शन में पहले अगर वही दिया है और वो राइट है और सब में थोड़ा सा बदल के दीजिए तो वही एक ऑप्शन आपका नैया पार लगा देगा। तो आप क्या करें, महात्मा गांधी से संबंधित कौन सा है पहले आप इसको समझें। अगर आपको याद है महात्मा गांधी से संबंधित जो ऑप्शन इसमें दिया गया हो, तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इधर नाम, और 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनसे रिलेटेड बातें। तो चलिए हम देखते हैं कि महात्मा गांधी से संबंधित कौन सा है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से संबंधित कौन सा है। तो देखिए, महात्मा गांधी मीन्स ऑप्शन नंबर ए, इससे रिलेटेड है हिंद स्वराज, हिंद स्वराज्य। तो ऑप्शन नंबर 3। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का मतलब है ऑप्शन नंबर 2, जो उसी के सम्मुख है। अब आगे बात करते हैं सी के लिए, अबुल कलाम आजाद। तो इनसे रिलेटेड है इंडिया विंस फ्रीडम, और डी मीन्स लास्ट, ये है कालचक्र से संबंधित। तो आप देखेंगे इस हिसाब से जो आपको ऑप्शन मिल रहा हो, ऑप्शन नंबर बी मिल रहा है, ए का 3
बी का 2 और सी का 1, डी का 4। मीन्स ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन है इस क्वेश्चन के लिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। दिल्ली सल्तनत में सर्वप्रथम मंसूर किसको मिला था? तो दिल्ली सल्तनत की जब बात आए तो सल्तनत में क्या होता था, खलीफा जो होता था वो क्या करता था, वो जो भी सुल्तान बनता था उसको ये क्या करते थे, कानूनी पत्र प्रदान करते थे, मीन्स अधिकार प्रदान करते थे, कानूनी अधिकार। और यह जरूरी था कि खलीफा से स्वीकृति ली जाए। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए है इल्तुतमिश, फिर ऐबक, जलालुद्दीन, अलाउद्दीन। तो ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन है हमारा इस क्वेश्चन के लिए, इल्तुतमिश। अब जरा देखें दिल्ली सल्तनत में इल्तुतमिश को सर्वप्रथम मंसूर मिला, सर्वप्रथम मंसूर मिलने की ही बात है। और फरवरी 1229 में क्या हुआ, खलीफा के प्रतिनिधि एक स्वीकृत पत्र लेकर आए। कहां? दिल्ली, क्योंकि दिल्ली के ही शासक थे ये। तो खलीफा द्वारा इल्तुतमिश को सुल्तान स्वीकार किए जाने के कारण उनका पद कानूनी बन गया था और दिल्ली सल्तनत वैध रूप से एक स्वतंत्र राज्य बन गया। तो देखिए खलीफा की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी उस समय किसी को मतलब सुल्तान बनाने में। तो देखिए ये क्या करते थे, एक स्वीकृति पत्र देते थे और इनकी स्वीकृति आवश्यक होती थी। तो ये स्वीकृत पत्र देते थे जिसको मतलब ये स्वीकार कर लेते थे कि ये सुल्तान के लायक है और ये सुल्तान है, उन्हीं को ये स्वीकृत पत्र दिया करते थे और वो राज्य जो है एक स्वतंत्र राज्य बन जाता था। तो इल्तुतमिश ऐसे शासक थे जो सर्वप्रथम मंसूर इनको मिला। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है सही क्रम पर चिन्ह लगाइए। इसका मतलब एक ही इसमें सही क्रम है और सब गलत है। तो सही क्रम कौन सा है? ब्राह्म समाज की स्थापना विवेकानंद जी ने नहीं की, गलत है। आर्य समाज से संबंधित कौन है? रामानुज, तो ये भी गलत है। एशियाटिक सोसाइटी तिलक जी, ये बिल्कुल गलत है। और युवा बंगाल आंदोलन हेनरी विविलियन डेरोजियो। तो आप ध्यान दें ये ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन है। सही क्रम पर आपको टिक लगाना है तो ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 निम्नलिखित से कौन गलत है? आपको बताना है कि कौन गलत है। रामानुज दक्षिण भारत, रामानंद उत्तर भारत, चैतन्य बंगाल और शंकराचार्य मध्य भारत। तो जो ऑप्शन नंबर डी है ये क्या है? गलत है। चैतन्य बंगाल से संबंधित बिल्कुल ठीक है, रामानंद उत्तर भारत से और रामानुज दक्षिण भारत से, शंकराचार्य मध्य भारत से नहीं थे। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्लाइव की सोसाइटी फॉर ट्रेड की स्थापना कब हुई? अब ध्यान दें कि जब रॉबर्ट क्लाइव की बात आए तो आपको बक्सर युद्ध दिमाग में आना चाहिए। बक्सर युद्ध जो है कब लड़ा गया? 1764 में। और 1764 में अभी आपने पढ़ा पीछे कि 1764 में जब ये बक्सर युद्ध जीत गए तो उसके बाद पूरे भारत पर लगभग इनका शासन होना सुनिश्चित हो गया था। तो अब क्या हुआ, रॉबर्ट क्लाइव जो था, एक तो द्वैत शासन की बात आपने पढ़ी कि रॉबर्ट क्लाइव के मस्तिष्क की उपज थी, और रॉबर्ट क्लाइव की सोसाइटी फॉर ट्रेड की स्थापना जो हुई ये इन्होंने तब किया जब उस युद्ध को जीतने के बाद एक छत्र अधिकार इन्होंने ग्रहण कर लिया, बाहर से व्यापार करने। और उस क्षेत्र में जो तीन इन्होंने कौन से, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ये तीन राज्य जो इनको मिले थे, इन तीनों पर जो इनका अधिकार हुआ था, इन तीनों के बीच या अन्य स्थानों पर इन तीनों से जो भी व्यापार होना था उसमें किसी तरह का कर इनको नहीं देना था, कोई टैक्स नहीं देना था, कोई चुंगी कर नहीं देना था। तो उस समय इन्होंने क्या किया, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए सोसाइटी फॉर ट्रेड की स्थापना की। मीन्स 1764 के बाद 1765 में। ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन के लिए।
और इसके अंतर्गत इन्होंने क्या किया, इस मतलब 1765 में कंपनी के कार्यकर्ताओं की एक व्यापार समिति इन्होंने बनाई और उसके अंतर्गत नमक, सुपारी तथा तंबाकू के व्यापार पर इन्होंने उन व्यापारियों को एकाधिकार दे दिया कि आप ही लोग, केवल आप ही लोग नमक, सुपारी और तंबाकू इसका बिजनेस केवल आप ही लोग कर सकते हैं और किसी को इसका अधिकार नहीं, और कोई करता है तो वो गैर कानूनी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है, सबसे प्राचीन फ्रांसीसी बस्ती कौन थी? तो सबसे प्राचीन जो फ्रांसीसी बस्ती थी वो थी पांडिचेरी, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 है, 1909 के मार्ले मिंटो सुधार का क्या प्रभाव पड़ा? तो मार्ले मिंटो सुधार के अंतर्गत जो मामला था वो ये था कि सांप्रदायिकता को इन्होंने भड़काने का काम किया। इसका मतलब ये कि हिंदू और मुसलमान को इन्होंने अलग करने के लिए, फूट डालने के लिए इन्होंने क्या किया, पहली बार इन्होंने मुस्लिम संप्रदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया इनके द्वारा। किनके द्वारा? मतलब अंग्रेजों के द्वारा। और कब? 1909 में। किसके अंतर्गत? मार्ले मिंटो सुधार प्रणाली के अंतर्गत। ये एक अधिनियम था। इस अधिनियम के अंतर्गत इन्होंने क्या किया, भारत में जो हिंदू और मुस्लिम एक साथ रहा करते थे, चूंकि ये एक साथ हो जाते थे तो इनको हर जगह कठिनाई होती थी, अंग्रेजों को साथ होकर ये लड़ा करते थे, संख्या ज्यादा हो जाती थी, तो इन्होंने फूट डालने के लिए ऐसा किया कि मुस्लिम को अलग अधिकार कुछ दिए जाए और हिंदुओं से अलग किया जाए। तो सांप्रदायिकता का प्रादुर्भाव इन्होंने किया, ऑप्शन नंबर ए। आगे जो है, शिक्षा की दिशा में क्रांति, इसके लिए नहीं। भारतीयों का शोषण, आर्थिक क्षति हुई, ये सब गलत है। ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन है, सांप्रदायिकता का प्रादुर्भाव हुआ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। पूर्ण स्वराज्य की घोषणा 1929 में कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुई? 1929 में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ उसमें पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई। किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। तो अब ये कहां की गई? रावी नदी के तट पर लाहौर में की गई। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट ऑप्शन है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 है, कलकत्ता अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव का विरोध किसने किया? आपको बताना है कि असहयोग प्रस्ताव जब रखा गया तो इसका विरोध किसने किया। महात्मा गांधी जी ने तो रखा ही, और CR दास, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, सुभाष चंद्र बोस। तो ये जो असहयोग प्रस्ताव रखा गया इसका सबसे पहले विरोध जिसने किया वो थे CR दास, मीन्स चित्तरंजन दास, CR दास। चलिए अब देखिए 1920 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की स्वीकृति के लिए जो असहयोग प्रस्ताव लाया गया उसमें कई वरिष्ठ जो नेता थे उन्होंने इसका विरोध किया कि ये ठीक नहीं है, हम इसमें शामिल नहीं होंगे। तो विरोधियों में जो सबसे प्रमुख थे वो थे CR दास, और इन्होंने जो है प्रमुखता से इसका विरोध किया, और उनका विरोध जो है विधान परिषदों में बहिष्कार को लेकर, मतलब विधान परिषदों में इसका बहिष्कार हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 है, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर ये परीक्षा में पूछा जाता है। तो कांग्रेस की जो प्रथम महिला अध्यक्ष थी, अध्यक्ष क्या, अध्यक्षा, तो कौन थी ये आपको बताना है, सरोजिनी नायडू, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20, कौन सुमेलन नहीं है, मीन्स किसका सुमेल नहीं है? तो स्वराज दल की स्थापना, मोतीलाल नेहरू इसमें शामिल थे, चित्तरंजन दास भी थे, और कांग्रेस आचार्य नरेंद्र देव इससे संबंधित है बिल्कुल, और हिंदुस्तान सोशलिस्ट चंद्रशेखर आजाद इससे संबंधित हैं, और कम्युनिस्ट इंटरनेशनल
ये भगत सिंह से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन के लिए कि कौन सुमेल नहीं है, तो ये सुमेल नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आज के इस वीडियो में हमने आपको ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को चूज किया था जो परीक्षा में अक्सर पूछे गए हैं, कहीं ना कहीं परीक्षाओं में ये पूछे गए हैं या परीक्षा में बार बार रिपीट भी हुए हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों का संग्रह यदि आप देख रहे हैं और समझ रहे हैं तो आपको अच्छा लग रहा होगा, और इसी तरह के क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आपको यदि अच्छा लगे तो आप अपने मित्रों को भी इसे शेयर करें ताकि उनको भी इसका लाभ मिल पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।